हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम अपना जो 5th चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने अपना पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी होगा। नाउ हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं और फिर हमारा जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स, ये हमारा मतलब पार्ट 1 होने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। इस चैप्टर के कुछ 4 या 5 पार्ट्स होंगे जिसमें हम लोग पूरे जो हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है और ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, सिर्फ ये उसका एक पार्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। What are the two major sources of human capital in India? क्या क्वेश्चन में क्या बताना है हमें? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल बताना है और इसमें बोला गया है कि जो 2 मेजर सोर्सेज है वो बताना है। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पहले एक बार हम वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला तो हो गया हमारा एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, राइट। फिर आता है हेल्थ, उसके बाद में आता है हमारा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, राइट। फिर आता है इंफॉर्मेशन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है एंड एक और आता है हमारा कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो नॉलेज है मार्केट की उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल के। अब इसमें से हमें बताना है 2 मेजर सोर्सेज। तो 2 मेजर सोर्सेज कौन से हैं स्टूडेंट्स? एजुकेशन और हेल्थ, राइट। एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग बिल्कुल प्राइम सोर्सेज मानते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। स्टार्टिंग से जब से एक चाइल्ड का बर्थ होता है तब से ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी प्रॉपर हेल्थ रहे, वो हेल्दी रहे और साथ साथ में वो एजुकेटेड भी बने। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट जो है पॉलिसीज लेकर आती हैं और जो स्कीम्स वगैरह वो लेकर आती है ताकि हर एक पर्सन जो है वो एजुकेटेड हो और हेल्दी बने, राइट। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड और हेल्दी है तो ये जो बाकी की सारी चीजें होती है वो अपने आप उनमें इनबिल्ड होने लगती है। तो इसलिए हम जो 2 मेजर सोर्सेज बताते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के वो होते हैं एजुकेशन और हेल्थ। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द आंसर आप लोगों को ये दोनों चीजें के इन दोनों के बारे में लिखना है। लेकिन होलिस्टिकली अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अच्छे वे में हमें आंसर करना है तो पहले हम बता देंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ओके, कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज होते हैं और फिर हम बता देंगे कि 2 मेजर सोर्सेज क्या है। डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसके ऊपर आप लोगों के आंसर्स होने चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 मार्क्स में तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ ले तो डायरेक्टली आप बताओ कि कौन से 2 सोर्सेज होते हैं, उन 2 सोर्सेज को अच्छे से डिफाइन करो। तो जो मार्क्स इन पर दिए हुए होते हैं, जो कवरेज रहता है उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉपर वे में कैसे हम लोग आंसर लिखने वाले हैं। ये जो आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा उसमें आप लोगों को पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिलने वाला है। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज of a nation at a particular point of time। ह्यूमन कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमन कैपिटल है स्किल और एक्सपर्टाइज का स्टॉक, राइट। जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ज्यादा जो है स्किल्स हमारी कंट्री में होगी, राइट। तो ये एक स्टॉक है स्किल का और एक्सपर्टाइज का जो कि एक नेशन के पास में होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। The contribution of human skills and expertise towards economic growth and development is invaluable। जो ये ह्यूमन स्किल्स और एक्सपर्टाइज का कंट्रीब्यूशन रहता है किस चीज के लिए? इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो इनवैल्यूएबल है। स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली जो ह्यूमन कैपिटल है वही फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन करता है, राइट। और जो ह्यूमन कैपिटल है वही जो है अपनी कंट्री में या अपनी सोसाइटी में चेंजेस को लेकर आता है। तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ह्यूमन कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इनवैल्यूएबल है।
हमारी कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर थी और आज यहाँ पर है। तो ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं ये किसके वजह से हुआ है, ये किसके वर्क से हुआ है? तो ये ह्यूमन कैपिटल के वर्क से ही हुआ है, राइट। अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम लोग टेक्नोलॉजी की साइड बढ़ रहे हैं, अब हम लोग जो है पुराने वर्क पर नहीं डिपेंडेंट है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट। आपकी कंट्री ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये जो आपकी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल है वो इतना अच्छे से वर्क कर रहा है कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो करती हुई आपको दिख रही है। आपकी कंट्री में आपको न्यू न्यू इनोवेशंस दिख रहे हैं, इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, जिससे कि आज जो आपकी कंट्री है वो इस वर्ल्ड में हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते उसे। इंडिया का भी अच्छा खासा रोल है हमारी पूरी वर्ल्ड में, राइट। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? यहाँ पर रहने वाले लोगों की वजह से, राइट। यहाँ पर जो लोग रिसाइड कर रहे हैं, जो कि अपनी स्किल्स यूज कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज यूज कर रहे हैं, ताकि वो इस कंट्री का डेवलपमेंट कर सके, इस कंट्री में न्यू जो चीजों की जरूरत है वो लेकर आ सके। ओके तो जो ह्यूमन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है वो इनवैल्यूएबल होता है, आप उसे वैल्यू नहीं कर सकते हो। ओके This is because a stock of quality enriched human capital raises individual efficiency and productivity, thereby raising the aggregate production and economic well-being of a country। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने एक चीज उसमें एक जो ह्यूमन कैपिटल का मेन मतलब है वो समझा था कि हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग अगर कंट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि हम अगर किसी भी एक पर्सन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन रिटर्न हमें किस में मिले, किस वे में मिले, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में मिले। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं है, या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो वेस्ट चला गया, राइट। तो जब एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने मेथड से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है कि अब हम ज्यादा घंटे काम करेंगे या हमने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर लिया तो हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने लगे। नहीं, प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंटली इंक्रीज करने का मतलब है कि आप न्यू मेथड्स लेकर आओ जो कि पुराने मेथड से ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज्यादा हम बोलेंगे कि टाइम ज्यादा ना लेता हो। ओके तो ऐसी चीजों का क्या किया जाएगा? इन्वेंशन किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री जो है वो ग्रो करेगी। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? एक ह्यूमन की स्किल और उसकी एक्सपर्टाइज के कारण। ठीक है, Thus, the importance of investment in enriching human capital is immense and long lasting। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को एनरिच करने में, ह्यूमन कैपिटल को बनाने में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका इफेक्ट हमें जो है लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलता है। जैसे कि एक अगर हम एवरेज समझे तो एक पर्सन की पढ़ाई जो है वो 25 ईयर्स तक हो जाती है, यूजुअली हो जाती है। अब वो अगर हम थोड़ा सा ये ले लें कि नहीं वो बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं तो उन्हें टाइम लगेगा, या फिर वो जो है मेडिकल लाइन में तो उन्हें टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन 25 ईयर्स हमने एक ऑन एन एवरेज माना कि इतने में हो जाती है। अब 25 ईयर्स तक उस पर्सन पर इन्वेस्टमेंट हुआ, अब 25 ईयर्स के बाद में वो जितने भी जो है उसकी लाइफ ड्यूरेशन होगी तब तक वो कंट्री के लिए काम करेगा। ओके मतलब कि खुद के लिए भी वर्क कर रहा है तो अल्टीमेटली वो कंट्री के लिए ही वर्क कर रहे हैं। हम अगर आज इस इकोनॉमी में कोई एक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम इस कंट्री के लिए ही कर रहे हैं कि वो इस कंट्री के ग्रोथ में ऐड होगा। अगर आप कंज्यूमर्स हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, आप और कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, तो भी आप कंट्री के बेटरमेंट में ही काम कर रहे हो, बिकॉज आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाकर रख रहे हो कि जो है चीजों की, प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी तो उतना जो है सप्लाई भी होता रहेगा। तो एक कंज्यूमर भी बहुत जरूरी है, एक प्रोड्यूसर भी बहुत जरूरी है इकोनॉमी में। ओके तो 25 ईयर्स तक उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया और उसके बाद में जब वो रिटर्न प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा तो उसके इन्वेस्टमेंट से
कहीं ज्यादा जो है उसका रिटर्न हमें मिलने वाला है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो ह्यूमन कैपिटल को बनाने में, ह्यूमन कैपिटल को एनरिच करने में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है। और वो ये जो है इसका जो इस इन्वेस्टमेंट की जो इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके, now the following are two prime ways to develop human capital qualitatively। अब दो वेज हमें बोला गया था तो हम दो वेज देखते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनल सेक्टर। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ ये हमारे दो प्राइम जो हम बोलेंगे कि दो प्राइम वेज हैं, मेथड्स है जिससे कि गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकता है। सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनल सेक्टर, अगर एक पर्सन को आप क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो उसकी वजह से उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो एनहांस होगी, उसी के साथ साथ में जो आपकी कंट्री है वो भी ग्रो करेगी। तो एक एजुकेटेड पर्सन ना सिर्फ खुद के लिए जो है बेटरमेंट कर सकता है बल्कि इस पूरी कंट्री के लिए जो है सही वे में वर्क कर सकता है एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। एक जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है वो एक बर्डन बन जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्हें कोई वर्क मिल नहीं रहा है, उन्हें उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कुछ है नहीं। और फिर गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट जो है इसी वर्क से काम करती है, तो गवर्नमेंट का अब ये पर्टिकुलर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उन्हें देखना होगा कि उनकी कंट्री में कोई भी पुअर ना रहे। तो इसके लिए अब उनके ऊपर बर्डन है कि वो वर्क प्रोवाइड करें इन्हें। ओके, और या फिर वर्क अगर नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी किसी भी स्कीम्स के हेल्प से, कोई भी इंसेंटिव्स की हेल्प से, कोई भी सब्सिडीज की हेल्प से जो पुअर लोग हैं एटलीस्ट उनका सर्वाइवल हो जाए, इतना एक्सपेंडिचर उन पर करें। तो अल्टीमेटली एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो एक बर्डन बन गया है कंट्री पर। तो ये चीज तो कोई भी नहीं चाहेगा, इसलिए जो है एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करना हो तो। ओके, सो एजुकेशन नॉट ओनली रेजेस द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग बट ऑल्सो इनकरेजेस मॉडर्न एटीट्यूड ऑफ द पीपल। ओके, जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज नहीं कर रहा है बल्कि मॉडर्न एटीट्यूड भी जो है इनकरेज कर रहा है लोगों में। मॉडर्न एटीट्यूड का मतलब क्या, अब ये लोग जो है वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लोग जो है वो चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे तब तक हमारी कंट्री ग्रो कैसे करेगी, किसी भी मैटर में कैसे ग्रो करेगी, राइट। वो हम कोई सोशल फैक्टर ले ले या हम इकोनॉमिक फैक्टर ले ले, लेकिन अगर आपकी कंट्री को ग्रो करवाना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी और ज्यादा अच्छी बने, तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों में चेंज अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी हो। ओके, अगर कोई पर्सन चेंज को ही अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा तो वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड ही रहेंगे और अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके, moreover education increases the productive capacity and productivity of the nation's workforce by honoring their skills. Okay, this would be honoring their skills. So moreover okay, इसके साथ साथ में जो एजुकेशन है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज करती है और जो प्रोडक्टिविटी है लोगों की वो भी इंक्रीज करती है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपकी जो नेशन में जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, लोगों की स्किल्स की वजह से। ओके, तो जो हमारा एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज को ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी एक कंपनी जो है वो लेकर आना चाहती है ताकि उससे उनका प्रोडक्शन और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो उसके लिए एक कंपनी चाहेगी कि उनके पास में स्किल्ड लेबर्स हो जो कि इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसलिए भी जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उन्हें वर्क जो है ज्यादा इजीली मिलता है एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। ओके, an investment in educational sector has twofold benefits. It not only increases the income earning capacity but also reduces the skewed distribution of income, thereby forming an egalitarian society। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशनल सेक्टर में या वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। ओके, मतलब कि सिर्फ नेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि इसके साथ में दो चीजें और होगी। क्या,
एक तो पर्सन की इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, दूसरी ये जो बहुत इनइक्वालिटी है, राइट, कि कोई लोग बहुत रिच और कोई लोग बहुत पुअर है, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये गैप भी कम होगा, जिससे कि जो हमारा पुअर सेक्शन है उसमें भी हम देखेंगे कि वो ग्रो कर रहा है। तो ये किसकी वजह से होगा? एजुकेशन की वजह से होगा, बिकॉज एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो देख सकता है कि उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसे कहाँ काम मिल रहा है और उसके बाद में उस वर्क को वो अच्छे से परफॉर्म भी कर सकता है। या फिर अगर किसी को कोई वर्क नहीं मिल रहा है तो वो इतना केपेबल हो जाता है वो खुद का कुछ वेंचर ओपन अप कर ले, जिससे कि उसकी इनकम जो है वो होती रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करने से या इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन करने से नेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या हम बोल सकते हैं कि जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और उसी के साथ साथ में ये जो हम देख रहे हैं कि बहुत इनइक्विटी है वो डिक्रीज हो रही है और अब इक्वालिटी देखने को मिल रही है हमें कंट्री में। ये सब कुछ किसकी वजह से होगा? एजुकेशन की वजह से होगा। अदरवाइज जो अल्ट्रा रिच है वो और रिच होते जाते हैं और जो पुअर है वो पुअर होते जाते हैं, अगर प्रॉपर जो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तो। वैसे तो आज की डेट में अभी भी हम देखें तो पुअर और रिच के बीच में काफी गैप है, लेकिन वी होप सो, और ऐसा होना ही है कि अब आने वाले कुछ ईयर्स में ये जो गैप है ये काफी डिमिनिश हो जाएगा और जो पुअर लोग हैं उनमें भी हम लोग देखेंगे कि गुड ह्यूमन कैपिटल हमें मिल सकता है उनमें भी। ठीक है, The investment in education sector has long lasting returns। इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, या रिटर्न्स जो है वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं। आप आज इन्वेस्टमेंट करो, इन फ्यूचर जो है आपको ये सारी जो रिटर्न्स है वो मिलने लगेंगे और रिटर्न्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा जो एक पर्सन अर्न कर पाएगा, बिकॉज वो एजुकेटेड है, उसे पता है कि कैसे चीजें करनी है। ठीक है, It not only enhances the present economic condition but also improves the future prospects of a country। ठीक है, ये आज की ही इकोनॉमिक कंडीशन को एनहांस नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो भी अच्छे कर रहा है या उसे भी इम्प्रूव कर रहा है। अब ये कैसे? तो देखो सिंपल सी चीज है, मेरी जो जनरेशन है, ठीक है, अभी आप में और मुझ में मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम में बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है, बट स्टिल हम लोगों में है थोड़ा सा जनरेशन गैप, मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट हम लोगों की एजेस में थोड़ा डिफरेंस है। तो मेरे वाले जो मेरी पर्टिकुलर एज में है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कि 21 to 30 जो एज ग्रुप है वो ले लेते हैं। तो इस एज ग्रुप में आप लोग देखोगे कि कुछ लोग एम्प्लॉयड है, कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, ओके, कुछ ने अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर फेज में 21 to 30 में आपकी ही एज के लोगों में आप अलग अलग जो है फेजेस देखोगे उनकी लाइफ के। आफ्टर 30 आप देखोगे कि सभी लोग एम्प्लॉयड है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि नहीं है। ओके, तो अभी इतने साल तक हम लोगों ने क्या किया, खुद पर, मतलब कि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया कि हम पर इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट किया है हम लोग इस 21 to 30 की एज में, जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में तो काम कर ही रहे हैं, प्रेजेंट में तो जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके दे ही रहे हैं कंट्री की, लेकिन ये लोग जो हैं वो फ्यूचर में भी तो देंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके, राइट। तो हमारा जो अब फ्यूचर होने वाला है वो भी अच्छा होगा। उसके बाद में आप लोग हो, आप पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ओके, आप लोग एजुकेटेड बन रहे हो, तो अल्टीमेटली अब जो इंडिया का फ्यूचर आएगा वो आप ही होगे। ठीक है, तो हमारे बाद में आप लोग आ गए, आप लोगों ने भी इसका जो कंट्री का फ्यूचर है वो सिक्योर करके रखा है कि जो कंट्री है वो सही हैंड्स में जा रही है, जो कंट्री है वो केपेबल हैंड्स में जा रही है। अब जो न्यू यूथ आएगी वो काफी अच्छा वर्क करेगी, बिकॉज वो लोग एजुकेटेड हैं। तो ऐसे ही अगर सब लोग एजुकेटेड बनते जाएं तो जो कंट्री है उसका जो फ्यूचर है वो भी इंप्रूव होता जाएगा प्रेजेंट के साथ साथ में। अभी प्रेजेंट में हम वर्क कर रहे हैं, हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग वर्क करोगे, फिर आपकी जो नेक्स्ट वाली, आपसे जो 10 साल छोटे वाले लोग हैं वो लोग काम करेंगे, फिर उनसे बाद वाले काम करेंगे। तो प्रेजेंट भी सही चल रहा है और फ्यूचर भी सही चलेगा, राइट। तो जो एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट है वो कहीं से कहीं तक वेस्ट नहीं होता है, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। ओके,
The importance of education is not only limited to making people educated, but also in facilitating an underdeveloped country to solve different but interrelated macroeconomic problems like poverty, income inequality, पॉपुलेशन, इन्वेस्टमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो एजुकेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो है वो डेवलप नहीं हुआ, या सिर्फ और सिर्फ एक जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं हुई है, मतलब कि वो तो हो ही रही है, लेकिन देखो अल्टीमेटली जो है हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर देते हैं। सिंपल चीज, पॉवर्टी क्यों है? बिकॉज लोगों के पास में नॉलेज नहीं है, राइट? अगर वो लोग पढ़े लिखे होते, अगर वो लोग लिटरेट होते तो वो कुछ ना कुछ काम कर पाते, पर पॉवर्टी क्यों है? बिकॉज उनके पास में नॉलेज नहीं है, उनके वो लोग लिटरेट नहीं है। अब लिटरेट नहीं, अल्टीमेटली वो लिटरेट क्यों नहीं हुए? बिकॉज उनके पास में इतना फाइनेंस नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम उन्हें लिटरेट बना दें तो वो कुछ काम कर सकते हैं, अगर उन्हें हम एजुकेशन प्रोवाइड करें तो वो कहीं ना कहीं जो है कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, और वो स्किल्स डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली उनकी जो अर्निंग पावर है वो इंक्रीज होगी, ठीक है? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जा सकते हैं। वो ये जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आ रहे थे वो अगर एक कंसिस्टेंट इंक्रीज हमें देखने को मिले अगर उनकी इनकम में, तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब वो जो पर्सन है वो पुअर नहीं कहलाएगा, ठीक? क्या हुआ? पॉवर्टी हटी। पॉवर्टी के हटने के साथ साथ में जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी डिक्रीज होगी। जो एक पर्सन, ये पॉवर्टी लाइन हम माने, एक पर्सन जो यहां पर है, ओके, मतलब उसकी इनकम इतनी है, और एक पर्सन जो यहां पर है। अब ये जो पर्सन है इसकी अगर कंसिस्टेंट इनकम होती रही, अर्न करता रहा, तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होकर यहां पर पहुंच गया, ठीक है? तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक का गैप और यहां से लेकर यहां तक का गैप, कौन सा गैप कम है? ये वाला। तो पॉवर्टी हटी तो अल्टीमेटली जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी कम हुई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है अपने अभी तक सारे जो कंसेप्ट्स थे उनमें कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ये चीज हमें बहुत ही कॉमन सेंस में, कॉमन वेज में देखने को मिलती है कि जो पुअर लोग होते हैं उनकी फैमिलीज बिग होती है, और जो रिच लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, रिच एंड पुअर में मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड में करना चाहिए। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी फैमिलीज आपको कंसाइज दिखेगी, और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, उनकी आप लोगों को बिग फैमिलीज दिखेगी। तो वो बिग फैमिलीज को अगर कंट्रोल किया जाए तो उनकी जो इनकम है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ में जो कंट्री है वो भी बेनिफिट में रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अगर एक एजुकेटेड पर्सन है वो पॉवर्टी से बाहर गया, इनकम इनइक्वालिटी कम हुई, और इसी के साथ साथ में पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया गया, क्योंकि अब वो एजुकेटेड हो गए तो वो अपनी बिग फैमिलीज फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ऐसे हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस रिलेशन के लिए जरूरी है कि एक पर्सन को एजुकेटेड बना दिया जाए। अगर एक पर्सन एजुकेटेड होगा तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकेगी। सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ गुड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? फिर आता है हमारा जो सेकेंड वाला इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। अब जो एक हेल्दी वर्कफोर्स होगी वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगी एज कंपेयर टू अनहेल्दी वर्कफोर्स, राइट? अगर आपको कंटिन्यूस काम करना है तो हेल्दी रहना जरूरी है। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल लो, अगर मैं हेल्दी नहीं होती स्टूडेंट्स, मैं एक दिन आप लोगों की क्लास ले लेती, फिर 4 दिन क्लास नहीं लेती, फिर 2 दिन क्लास ले लेती, फिर 1 दिन गायब हो जाती, फिर 3 दिन ले लेती, फिर 2-4 दिन गायब हो जाती, तो ऐसे में क्या आप मुझसे पढ़ना चाहते? नहीं पढ़ना चाहते। आप खुद बोल देंगे मैडम आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, इतना टाइम हम लोग वेट नहीं कर सकते, और हमारी जो लिंक है वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हम जो है कोई और टीचर से पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं, आप डेली अगर क्लासेस नहीं ले सकते तो हम
और किसी टीचर से ले लेंगे, राइट। तो ये सिंपल एक क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव होगा। सेम केस में अगर मैं हेल्दी होती और मैं अगर आपको डेली क्लासेस देती और आप लोगों को अगर मेरा जो आप लोगों को अगर मुझसे समझ में भी आता और आप मेरे एक रेगुलर स्टूडेंट होते तो आप कहीं नहीं जाते, राइट। आप बोलते कि नहीं ये मैम जो है ये डेली क्लासेस लेती है, ये उनका कोर्स पूरा टाइम पर कंप्लीट करवा देंगी, तो हमें जो है और किसी टीचर पर स्विच करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इनसे पढ़ लेंगे। तो ये चीज हमें समझ में आई कि देखो ये एक सिंपल सी चीज हो गई कि देखो अगर एक हेल्दी पर्सन है जो कि अच्छे से एक डेली बेसिस पर वर्क कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन। और इस कंट्री में हम क्या चाहेंगे कि हेल्दी लोग ही हो, राइट। So the wealth of a country can be increased with the efforts of healthy workforce. Investment in health sector increases efficiency, efficacy and productivity of nation's workforce. In contrast to any unhealthy person, a healthy person can work better with more efficiency and consequently can contribute relatively more to the GDP of the country. Okay? ये बहुत ही सिंपल सा हमारा पैराग्राफ था कि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है दे सकता है कंट्री को। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा और वो जो है उसकी वजह से एक तो खुद भी अच्छे से काम करता रहेगा तो खुद की भी वेल्थ इंक्रीज होगी और साथ साथ में कंट्री की भी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होते रहेगी। ओके, good health and medical facilities not only increase life expectancy but also improves quality and standard of life. Investment in health sector ensures the perennial supply of healthy workforce. अगर एक कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हम लोग करते रहे हेल्थ सेक्टर में, मतलब कि लोगों का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप और जिसको ज़रूरत है उसे अगर पर्सन जो है एक खुद पर्सन अगर अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर है तो वो एक हेल्दी वर्कफोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैं हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं हेल्दी दिख रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मैं हेल्दी हूँ मतलब मैं हेल्दी हूँ, बट हो सकता है कि मेरे अंदर कोई डिजीज हो। ओके, अब उस डिजीज को कैसे मुझे अंडर कंट्रोल रखना है, कैसे उसका प्रिवेंशन करना है, अगर उस चीज को लेकर मैं अवेयर हूं तो मैं आप लोगों के लिए डेली जो है मैं आप लोगों को दिखूंगी, राइट, कि हाँ ये हेल्दी ही है। अगर मैं अपनी हेल्थ को लेकर अनअवेयर हूं, अगर मैं बिल्कुल आई शुड से लापरवाह हूं, इररिस्पॉन्सिबल हूं कि ठीक है अगर मुझे कुछ है भी तो ठीक है यार, क्या है, जिएंगे तो जिएंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, अगर ऐसा वाला एटीट्यूड रखूंगी तो मैं उतनी जो हूँ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी जीडीपी के लिए, बिकॉज मैं आज आपको हेल्दी दिख रही हूँ, हो सकता है कल मैं बीमार हो जाऊं, राइट। तो ये चीज को अच्छे से रखना क्या जरूरी है कि मैं अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करती रहूं। जब जरूरत है डॉक्टर को दिखाओ, जब जरूरत है हेल्थ चेकअप करवाओ, जब जरूरत है आपको अवेयर होना चाहिए आपकी खुद की हेल्थ के बारे में, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ओके, some of the common expenditures incurred in the health sector are on providing better medical facilities, easy availability of life-saving drugs, common vaccination, spread of medical knowledge, provision for proper sanitation and clean drinking water, etc. ये कुछ जो है हमारे कॉमन एक्सपेंडिचर्स जो है हेल्थ में किए जा सकते हैं और करने चाहिए कि ये जो है एक पर्सन को, एक गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड किए जाएं, जो बहुत लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ताकि अगर कोई पुअर है तो वो उसे अफोर्ड कर ले। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और इन सब पर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर दोनों हमारे दो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, What are the indicators of educational achievement in India? एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा शायद, एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन अचीवमेंट्स हम लोगों ने अटेन किए थे। तो हम लोगों ने 3 रेट्स पढ़े थे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो सॉरी, अडल्ट लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट और जो हमारा प्री स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, प्री स्कूल एजुकेशन रेट था वो देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1955 से लेकर 2015 तक क्या क्या चेंजेस आए, कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, राइट। तो
वही चीज जो है वो हमें बताना है कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में एजुकेशनल अचीवमेंट्स हुए हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हम लोग लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले आया अडल्ट लिटरेसी रेट। इंडिकेटर्स क्या है, राइट? अडल्ट लिटरेसी रेट इज एन इंडिकेटर। अडल्ट लिटरेसी रेट क्या बता रहा है कि ये अडल्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि लिटरेट है। पूरी पॉपुलेशन में कितने अडल्ट जो हैं वो लिटरेट है, वो हम बोलते हैं कि ये चीज हम चेकआउट करते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट में। So this rate indicates the percentage of literate adult population who are aged 15 years and above. Okay, तो यहाँ पर हम लोगों ने adult किसे माना है? 15 years और above वाले लोगों को हम लोगों ने adult माना है। तो adult में कितने literate हैं वो find out, वो कौन बताता है? तो वो बताता है हमारा adult literacy rate. The word literacy in its context is confined only to the ability to read and write. Okay? ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई है कि लिटरेट होना और एजुकेटेड होने में डिफरेंस है। लिटरेट होना मतलब कि आप कोई भी एक लैंग्वेज को लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, और एजुकेटेड होने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, आपके अंदर नॉलेज हो। लिटरेट में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, लिटरेट में तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते और लिखते आना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश पढ़ते आ रही है और मुझे लिखते आ रही तो मैं लिटरेट कहलाऊंगी। इंग्लिश को छोड़ो, अगर मुझे मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है अगर वो मुझे लिखते और पढ़ते आ रही है तो मैं लिटरेट कहलाऊंगी। जो गुजराती हैं उन्हें मान लीजिए हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उन्हें गुजराती लिखते भी आती है और बोलते भी आती है, तो वो क्या हो गए? वो लिटरेट हो गए। ओके, it provides a measure of the stock of literate persons within the adult population. This rate is expressed in terms of percentage. जो adult literacy rate है वो आपको क्या बताता है या क्या प्रोवाइड करवाता है? तो वो आपको बताता है कि कितने लिटरेट पर्सन है आपकी अडल्ट पॉपुलेशन में, ठीक है? और ये जो आपका अडल्ट लिटरेसी रेट है ये एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेजेस के टर्म्स में। सो ये हमारा एक इंडिकेटर हो गया कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे, कौन सा इंडिकेटर है जो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ जो है आपकी कंट्री में एजुकेशनल अचीवमेंट्स हुए हैं। फिर आता है नेक्स्ट वाला, दैट इज यूथ लिटरेसी रेट। ओके, यूथ लिटरेसी रेट का मतलब हमने क्या समझा था? दिस रेट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 हु कैन रीड एंड राइट। ओके, ये इसमें एज ग्रुप जो है वो 15 to 24 रखेंगे हम, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं। तो यूथ जो है वो यही होती है। फिर ज्यादा से ज्यादा हम इसे 24 को एक्सटेंड भी करना चाहें तो 30 तक ले जा सकते हैं, फिर उसके बाद में तो बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो मतलब कि बूढ़ा नहीं होना स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी वो यूथ नहीं होती है। तो इस एज में कितने लिटरेट हैं ये बताता है यूथ लिटरेसी रेट। उसी के साथ साथ में यूथ लिटरेसी रेट में हमें एक और पॉइंट जो है वो ऐड करना है कि यूथ लिटरेसी रेट में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं या ये बताते हैं कि एक पर्सन की नॉलेजेबल एबिलिटी कितनी है। ओके, कि अगर एक पर्सन को बोला जाए कि आपको आपकी लाइफ के बारे में या आपकी जो डेली रूटीन है उसके बारे में अगर एक पैराग्राफ लिखना है तो वो जो शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस के हेल्प आप लोग लिख सकते हो। तो जो लोग लिख पाते हैं उन्हें हम बोलेंगे कि वो लिटरेट है यूथ लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग। जो लोग नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम बोलेंगे कि वो लिटरेट नहीं है। मतलब कि ये जो यूथ लिटरेसी रेट है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो मिला हुआ है, ठीक है? मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बताता है कि क्या आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप में इतनी वो है कि आप खुद के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, खुद की डे टू डे लाइफ के बारे में या एक दिन के बारे में। तो वो लोग उसे हम फाइंड आउट करते हैं यूथ लिटरेसी रेट में, ठीक है? So it denotes the stock of literate population within the youth population, ठीक है? ये youth population में हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूथ लिटरेसी रेट। This is an important indicator of educational achievement in the country. This is because of the fact that majority of the country's population is not able to contribute their education till this age. Therefore, higher the youth literacy rate, higher will be the achievement of the country in terms of education. ठीक है? ये जो यूथ है स्टूडेंट्स, यही आपका फ्यूचर होने वाली है कंट्री का। तो ये बहुत जरूरी है कि यूथ लिटरेसी रेट हमें पता हो, ठीक है? हमें पता हो कि कितने यूथ हैं जो कि लिटरेट हैं।
और जो लोग फिर लिटरेट हैं तो उनके और ज़्यादा जो है हम उनकी और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स इनकर कर सकते हैं, जिसके थ्रू अल्टीमेटली आपकी कंट्री के लिए ही वो एक अचीवमेंट बने। ओके, फिर आता है प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन क्या है? प्राइमरी एजुकेशन फिफ्थ क्लास तक की जिसने एजुकेशन ली है वो हम बोलेंगे कि वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट का पार्ट है। मतलब कि जो आपकी फिफ्थ क्लास लास्ट होती है प्राइमरी सेक्शन में हम लोग अगर बात करें तो लास्ट मतलब कि फिफ्थ क्लास तक अगर बच्चा गया है स्कूल में तो वो इसमें जो है बोलेंगे हम कि हाँ वो जो है उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है एजुकेशनल अचीवमेंट्स का। और ये जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट है ये हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम 1955 टू 2015 हमें ये देखने को मिला था कि ऑलमोस्ट कुछ 99% ऑफ जो चाइल्ड थे, जो चिल्ड्रन थे, वो लोग उन लोगों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। ओके, this rate indicates the percentage of students completing the last year of primary school. Primary school includes students of class group first to 8th in the age group of 6 to 14 years. ओके, इसे जो है मैंने आपको 5th बोला तो इसे हम 8th तक भी कर सकते हैं। वैसे तो 6th 7th 8th जो है वो आपकी लोअर सेकेंडरी स्कूल हो जाती है, लेकिन हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो 14 के बाद में हम लोगों ने बोला कि एक पर्सन जो है मतलब कि अभी यूथ लिटरेसी रेट में देखा था कि वो 15 to 24 ईयर्स। ओके, और जो हमारा अडल्ट लिटरेसी रेट था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि 14 से ज्यादा वाले, ओके, मतलब कि 15 एंड अबव वाले जो लोग हैं वो हमने अडल्ट में लिए थे। सो अडल्ट एंड यूथ हो गए हमारे 14 से बड़े लोग, तो जो 14 से नीचे वाले हैं वो क्या हो गए, उनको हमने किस में लिया, प्राइमरी एजुकेशन में इंक्लूड किया है। It includes basic education in reading, writing and mathematics along with an elementary understanding of the other subjects such as history, geography, natural sciences, social sciences, art and music. Lower primary education completion rate leads to lower youth literacy rate and hence lower adult literacy rate. ये जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या बता रही है, प्राइमरी एजुकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक लैंग्वेज को लिखते या पढ़ते आता हो, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट में हम ये बोल रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है। रीडिंग आती हो, राइटिंग आती हो, सिंपल मैथमेटिक्स आता हो, जो नॉर्मल प्लस माइनस है वो आते हो, कि आप किसी शॉप पर जाओ वो बोले कि आपने 2 प्रोडक्ट्स खरीदे, एक 50 रुपीज का एक 10 रुपीज का, और वो अगर आपको बोले कि 70 रुपीज हुए तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि नहीं ये 70 का नहीं, ये 60 रुपीज का हुआ है, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना जरूरी है। और ये सब कुछ आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वहीं से, जो रूट्स है वहीं से स्टार्ट होती है कि आपको नॉर्मल जो एक बेसिक नॉलेज है वो हर एक सब्जेक्ट का हो। उसके बाद में जब हम 6th 7th 8th में आते हैं स्टूडेंट्स, तो 5th तक तो हम लोग साइंस और सोशल ये नहीं पढ़ते हैं, राइट। 5th तक हम लोग EVS की जो बुक्स होती है, मतलब कि हमारे सिलेबस में EVS होता है, मैथमेटिक्स होता है, हिंदी इंग्लिश ये होते हैं, लेकिन ये साइंस सोशल स्टडीज ये नहीं होते। फ्रॉम 6th 7th 8th आप लोगों की जो साइंस है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो बेसिक है वो स्टार्ट हो जाता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों बाइफर्केशन जो होते हैं वो आपको पूरा एक सेंस में तो जाकर कहाँ मिलते हैं, 9th में, लेकिन उनके जो चैप्टर्स हैं, उनका जो सिलेबस है, उनका जो बेसिक चीज़ है वो आप पढ़ चुके हो। तो आपकी जो लोअर सेकेंडरी होती है दैट इज 6th 7th 8th क्लास में सोशल स्टडीज पढ़ चुके होते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जिसे हम बाद में पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होते हो, आपको एक बेसिक पता होता है, एक बेसिक नॉलेज आ जाता है कि अच्छा क्या है। और अगर जो आपका प्राइमरी कंप्लीशन रेट है, मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि प्राइमरी एजुकेशन में अगर लिटरेट हैं लोग, तो अल्टीमेटली यूथ भी लिटरेट होगी और अडल्ट भी लिटरेट होगा, राइट। बिकॉज लिटरेसी में क्या बोलते हैं कि एक कोई भी लैंग्वेज को हमें लिखते और पढ़ते आना चाहिए। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन आप लोगों ने अच्छे से ली होगी, अगर 8th तक एक बच्चा पढ़ा होगा, तो ऑब्वियस सी चीज
चीज है कि उसे लिखते और पढ़ते आता है, बिकॉज 8th तक पढ़े हैं तो भाई इतना नॉलेज जो है वो, इतनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने आप बिल्ड हो जाती है। कोई डफर से डफर स्टूडेंट भी होगा तो भी उसे जो है पढ़ते आता होगा, इतना तो पढ़ते आता होगा कि हम उसे लिटरेट बोल दें, और लिखते भी आता ही होगा। ऐसे ही आप जो हो क्लासेस पास करके नहीं आए हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा लिखा ही है, तभी तो आप नर्सरी से 8th तक पहुंचते हो, राइट। और अगर वही चीज, अगर प्राइमरी कंप्लीशन रेट जो है वो अगर लो हुआ तो अल्टीमेटली जो यूथ लिटरेसी रेट है वो भी लो होगा, और जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो भी लो होगा। बिकॉज जब आपने आपकी प्राइमरी एजुकेशन नहीं ली है तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपका जो बाकी का लिटरेट रेट है, लिटरेसी रेट है, वो लोअर ही होने वाला है। ओके, तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें बताते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में कि इंडिया में कितने एजुकेशनल अचीवमेंट्स हुए हैं। आई होप सो कि ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, वाई डू वी ऑब्जर्व रीजनल डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया। क्या बोला है, रीजनल डिफरेंसेस। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस जो है डिफरेंस क्यों है एजुकेशन अटेनमेंट में इंडिया में। अब जैसे कि रीजन टू रीजन हम समझ लें कि स्टेट टू स्टेट जो है आप लोगों को ये मिलेगा कि एजुकेशन अचीवमेंट में या एजुकेशन अटेनमेंट में बहुत डिफरेंस है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, केरला एंड बिहार, दोनों का जो लिटरेसी रेट है दोनों देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। ओके, तो ऐसे देखो स्टेट बाय स्टेट ये जो है चेंज हो रहा है। देन अगर हम एक स्टेट के अंदर ही देखें तो कुछ सिटीज में आप लोगों को बहुत एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे और कुछ जो विलेजेस होंगे उनमें आपको एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे। दैट इज अर्बन एंड रूरल प्लेसेस में जो है वो भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो रीजन टू रीजन जो है ये एजुकेशनल अटेनमेंट डिफर करता है। तो ये क्यों होता है, ये हम ऐसा क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है, इस चीज का हमें आंसर देना है। So India is a land of diverse culture, religions and communities. Every region has its own customs and traditions. Also, as we go from one state to another, we find many differences in terms of language, habit, culture, need, climate, etc. इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स दिखते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस दिखती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर दिखते हैं। आप आपकी एक जो आपकी लोकेलिटी है उसी में देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है कल्चर वाले लोग दिखेंगे, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करने वाले, डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग दिखेंगे, राइट। तो हर एक जो फैमिली है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो हर एक जो आपकी एक नॉर्मल जो लोकेलिटी है जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काइंड के लोग रहते हो, सब लोग रहते हैं, तो उस लोकेलिटी में आप देखोगे कि बहुत डिफरेंस है। तो सेम केस जो है अगर हम उसे थोड़ा सा लार्ज स्केल पर देखें तो डिफरेंस दिख नहीं है। जब हम स्टेट टू स्टेट जाते हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाऊं तो बहुत चेंजेस दिखेंगे मुझे। वहां पर जो है आप अगर एक नॉर्मल शॉपकीपर को भी देखोगे तो वो मराठी में बात करेंगे अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो, राइट। जिसे मराठी आती है वो लोग तो जो कम्युनिकेशन है वो उसी में करते हैं, लेकिन हमें नहीं आती तो अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा। इंग्लिश उन्हें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि उन्हें सिर्फ मराठी या और हिंदी आती हो तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देन अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि या तो वहां पे लोगों को इंग्लिश आती है या उनकी जो नेटिव लैंग्वेजेस है वो आती है, ठीक है। और जो स्मॉल स्मॉल आपको वेंडर्स दिखेंगे, स्मॉल शॉपकीपर्स या जो रिक्शा वाला है या ऐसे जो स्मॉल वेंडर्स दिखेंगे, उनके साथ में ये केस भी होता है कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती है। तो अगर आप गए हो कोई एक साउथ की स्टेट में और वहां पर मान लीजिए कि मलयालम जो है वो वहां की क्या है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमें तो आती नहीं है। अब हम अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में तो भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो अब ये जो कल्चर में चेंज, ये जो लैंग्वेज में चेंज है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद में क्लाइमेट में चेंज देखोगे, फूड में चेंज देखोगे, हर एक चीज डिफरेंट हो जाती है। तो जब आपकी कंट्री में इतना डाइवर्सिफिकेशन है तो बाकी चीजों में भी तो चेंज होगा ही, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर आंसर है ये हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक
एक बहुत ही पॉजिटिव नोट से और एक अच्छे नोट से स्टार्ट किया कि देखो जो इंडिया है उसमें ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। अब इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू दीज डिफरेंसेस देयर एग्जिस्ट रीजनल डिफरेंसेस इन द एजुकेशनल अटेनमेंट इन आवर कंट्री, और इन डिफरेंसेस की वजह से जो है एजुकेशनल अटेनमेंट में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हमें अलग अलग प्लेस पर अलग अलग जो है हमें चेंजेस दिखेंगे, अलग अलग हमें एजुकेशनल अटेनमेंट्स दिखेंगे। देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस in the pattern of education across India. Some regions lack educational facilities whereas some give undue importance to education, ठीक है। जो ये डिफरेंट रीजन्स हैं, सबके अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है, अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग चीज़ें होती है। सेम केस जो है एजुकेशन के साथ भी होता है। कहीं पर एजुकेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है तो कहीं पर एजुकेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिस्पैरिटी है वो तो आनी ही है, और ये जो है आपकी कंट्री में इन सारी चीज़ों में डिफरेंस होने की वजह से ही ये जो डिस्पैरिटी है ये हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स लाइक बिहार, राजस्थान, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश आर एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज, whereas states like Kerala, Tamil Nadu and Uttaranchal have higher literacy rate, right? यही जो मैंने आप लोगों को बोला था अभी कि केरला और बिहार के लिटरेसी रेट में डिफरेंस दिखेगा, काफी दिखेगा। तो सेम चीज जो है वो हमने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल कोट की कि इन स्टेट्स में जो है आपको थोड़ा बैकवर्ड लगेगा एजुकेशन सेक्टर के टूवर्ड्स, और ये जो कुछ स्टेट्स हैं इनमें आपको बिल्कुल ये बोलेंगे कि बहुत हाई लिटरेसी रेट है और बहुत ज़्यादा एजुकेशन के साइड ये लोग इनकरेज्ड हैं और अवेयर हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस होते हैं रीजन ऑन रीजन। Generally, it can be observed that the states that lack employment opportunity and where the standard of living is close to the subsistence level, education is given lesser importance. People in such states are engaged either in agricultural sector or informal sector that has very less to do with education, ठीक है। अब जहाँ पर ये एजुकेशन कम कहाँ पर दिखती है, जहाँ पर आपके लिए कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, कम डेवलप्ड हो वो इन सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, तो वहाँ के लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा बेस्ड है, वो एग्रीकल्चर में ही जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी कर लेते हैं और उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही जीते हैं, ठीक है। तो वो लोग नहीं डेवलप करते हैं अपने आप को, साथ ही साथ में उनके पास में उन्हें अपने आउटसाइड का जो सराउंडिंग है उसमें दिखता भी है कि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा पढ़ लिख भी लिए तो क्या काम का है, अगर हमें यहीं रहना है तो हम यही काम कर लेते हैं, हम शुरू से इसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्ट बन जाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से भी जो है बिकॉज एक स्टेट अंडर डेवलप्ड है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली एजुकेशन पर भी उसका इफेक्ट होता है। और सेम केस अगर जो स्टेट है वो डेवलप्ड है, अगर स्टेट जो है वो काफी फॉरवर्ड है तो वहां पर आप देखोगे कि हाई लिटरेसी रेट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इनकी वजह से एजुकेशनल जो है हम बोलेंगे कि एजुकेशन में रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है। The opportunity cost of sending children to school in such states is very high than employing them. Opportunity cost का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सी चीज़ है कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास में 1000 रुपीज़ है, इस 1000 रुपीज़ को मैं 3 वे में जो है स्पेंड कर सकती हूँ। मैं या तो शॉपिंग कर सकती हूँ, या फिर मैं मूवी देख सकती हूँ, या फिर मैं कहीं ट्रिप पर जा सकती हूँ, कोई एक 1000 रुपीज़ में कहीं एक 1 डे ट्रिप के लिए भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो अब इस 1000 रुपीज़ में से मैं कुछ एक ही चीज़ कर सकती हूँ। तो मैंने बोला कि यार शॉपिंग और मूवी तो जो है वो बाद में भी हो जाएगा,
हम चलते हैं कहीं घूमने, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ट्रिप पर जाने वाली हूँ। तो अब इस ट्रिप पर जाने के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हुई कि मैंने शॉपिंग और मूवी को छोड़ा, ओके। वो पर्टिकुलर चीज जो आप लीव करते हो उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं ट्रिप पर नहीं जाती तो मैं प्रेफर करती कि मैं शॉपिंग करूं, ओके। मूवी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं मूवी नहीं जाती। मैं अगर ट्रिप पर नहीं जाती तो मैं शॉपिंग करती। तो अगर अब ट्रिप पर जा रही हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? शॉपिंग करना। कि देखो मैं अगर ट्रिप पर जा रही हूं, मैं अपनी शॉपिंग को छोड़ रही हूं, तो इसका मतलब कि मैं उस पर्टिकुलर ट्रिप पर जो है मेरे ये 1000 रुपीज वसूल होने चाहिए। अदरवाइज मेरे मन में क्या रहेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं शॉपिंग करती तो ज्यादा बेटर होता, राइट। अब सेम केस जो है इन स्टेट्स में रिसाइड करने वाले लोगों के साथ में हुआ क्या कि वो लोग अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज दें तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर उनका उसे रिटर्न मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल अपने बच्चों को भेज देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन अगर उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है और अल्टीमेटली वो जो चाइल्ड है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हो रहा है वापस, तो एक जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, वो क्या सोचेंगे कि हम इससे अच्छा है ना कि जो चाइल्ड है उनका उसे शुरू से ही एग्रीकल्चर में ही एक्सपर्ट बनाए, क्यों वो पढ़ाई करवाए, राइट। मतलब कि पहले 20 साल तक पढ़ा, उसके बाद में जो है वो वापस अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है तो उसे उतना सिखाओ, उसे 5-10 साल लगेंगे उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए, फिर वो कहीं बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस चीज के लिए क्या सोचेंगे वो लोग कि यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं, तो क्यों स्कूल भेजना, क्यों इतने पैसे लगाना। उससे अच्छा है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो लोग हैं उन्हें, जो अपने बच्चे हैं उन्हें इसी में इन्वॉल्व कर लें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो स्टेट अंडर डेवलप्ड था तो उसकी वजह से वहां पर ज्यादा एजुकेशन जो है वो भी हम बोलेंगे कि वो भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई, ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल इन सच स्टेट्स इज वेरी हाई देन एम्प्लॉइंग देम। मतलब कि इनके पास में दो ऑप्शन है, या तो उन्हें एम्प्लॉय कर लो या फिर उन्हें स्कूल भेज दो। तो वो क्या है, वो सोच रहे हैं हम एम्प्लॉय कर ले, हमें स्कूल नहीं भेजना है, ठीक है। The neglect of education in these regions is primary because of low standard of living and poverty। ये जो एजुकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेग्लेक्ट किया जाता है, ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ पावर्टी। एक तो पुअर हैं वो लोग, उनके पास में इतना पैसा नहीं है और उन्हें दिख रहा है कि उन्हें इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो सोचते हैं कि हमें फालतू में वेस्ट करना ही नहीं है, राइट। वैसे ही तो हमारे पास में इतना मनी नहीं, तो हम क्यों इतना जो है लगाएं उसमें। तो जो पावर्टी के कारण और जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके कारण जो है एजुकेशन को वो लोग ज्यादा प्रेफर या हम बोलेंगे ज्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं। These people cannot afford to send their children to schools and in fact employ them either in farmlands or in informal sector, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो किस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, शुरू से ही अपने फार्म्स में या जो भी काम वो लोग करते होते हैं उसमें वो उसे जो है इंगेज कर देते हैं, ताकि वो बचपन से ही क्या काम करना सीख जाए और साथ साथ में जो फैमिली वाले हैं उनकी मदद हो जाएगी और उसके बाद में वो टाइम से उस चीज में एक्सपर्ट भी बन जाएगा, ठीक है। Further, it can also be observed that male children across India have lopsided access to education compared to female children. Besides the above factor, there are other factors like custom, climate, etc. that explains the regional differences in educational attainment in India. Okay? तो ये एक रीजनल डिस्पैरिटी के साथ साथ में एक ये भी हम बोलेंगे कि इनइक्वालिटी होती है कि मेल और फीमेल्स में, कि अगर एक बॉय चाइल्ड है आपके घर में तो आप उसे जो हो पढ़ने के लिए भेज देते हो, लेकिन गर्ल को इतना नहीं भेजते हो, तो ये एक इनइक्वालिटी भी होती है। साथ साथ में इसके अलावा भी जो है अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, ये रीजनल डिस्पैरिटी हम बोलेंगे जिसको, कस्टम, क्लाइमेट वगैरह वगैरह। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम अपने नॉर्थ साइड में देखें, जम्मू कश्मीर, ओके, ये इस जगह पर अगर हम लोग जाएं तो बहुत ज़्यादा अगर हम बोलें कि वो हो गया स्नोफॉल हो गया, अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो जो प्लेसेस हैं वो ब्लॉक कर दी गई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया, आप
अब हम नॉर्थ की बात करें तो प्लेसेस ब्लॉक कर दी जाती है, फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम तक जो है स्कूल कॉलेजेस बंद रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इतना जो है वो एजुकेशन में रिच नहीं हो पाते, ठीक है, जो वहाँ के बच्चे हैं वो इतना पढ़ नहीं पाते। अब अगर हम एक जम्मू कश्मीर का अगर हम एक सिनेरियो लें तो स्टूडेंट्स वहां पर कभी भी स्ट्राइक हो जाती है, कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ स्ट्राइक हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो एक जो चाइल्ड है ये हो जाता है कि कभी कभी उसको एक क्लास को पूरा कंप्लीट करने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पूरा वेस्टेज ऑफ द ईयर्स हुआ और अल्टीमेटली वो जो पढ़ाई से ध्यान है वो चला जाता है, राइट। ये जो डिजिटलाइजेशन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा लें, ये जो न्यू चीजें आई है, ये जो टेक्नोलॉजी अब आई है, ये तो अब आई है फ्रॉम लास्ट ईयर, मतलब कि फ्रॉम 2020 ये स्टार्ट हुआ है, जब से क्लासेस जो है वो नहीं लग पा रही हैं ऑफलाइन मोड में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो तब से ये जो है ऑनलाइन का जो मोड है वो स्टार्ट हुआ कि अब हम स्कूल्स को इतना टाइम तक बंद तो नहीं रख सकते, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, तो इसलिए ये ऑनलाइन मोड स्टार्ट हुआ, राइट। लेकिन जो ऐसी प्लेसेस भी है जहां पर ये क्लाइमेट वगैरह की वजह से जो है नहीं लग पाती स्कूल कॉलेजेस, तो क्या हुआ कि ये जो इतना गैप मिलता जाता है तो एक बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है और इसकी वजह से भी जो है रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो अल्टीमेटली जो कल्चर है, कस्टम है, क्लाइमेट है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उन सब पर डिपेंड कर रही है कि कोई से स्टेट में आपको बहुत लिटरेट लोग दिखेंगे और कुछ स्टेट्स में आप लोगों को नहीं दिखेंगे। ओके, आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इवन मैं बोल सकती हूँ कि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा तो ये इस आंसर में आई कैन बेट यू, अगर आप मन से भी लिखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करके आओगे। ओके, वैसे तो मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ा चुकी हूँ कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। दोनों का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। ह्यूमन कैपिटल में 2 चीजें याद रखनी है। पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और होता है हेल्थ, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो एज एन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए। ये पर्टिकुलर चीज हमें ह्यूमन कैपिटल में देखने को मिलती है कि ह्यूमन कैपिटल ये बोलता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक पर्सन पर, उस पर एजुकेशन और हेल्थ पर उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका जो रिटर्न है वो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में मिलना चाहिए। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो ये बोलता है कि एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, भले ही उसका रिटर्न इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करना चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक पर्सन का पूरा होलिस्टिक वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का, यह आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। और क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों है तो इंटर रिलेटेड, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों एक ही चीज होती है, दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। इंटर रिलेटेड है ये तो हमें पता है बिकॉज जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो एक पार्ट है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक आपको पूरी पिक्चर बताता है और ह्यूमन कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक पार्ट कहलाया जाएगा। ओके, while human capital refers to the stock of nation's human skills and expertise at a particular point of time, human development refers to the holistic development and well-being of nation's human capital, ठीक है। देखो ह्यूमन कैपिटल में हम क्या बोल रहे हैं कि वो है स्टॉक ऑफ
नेशंस ह्यूमन स्किल्स, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें देखने को मिलती है कि आपकी कंट्री में कितनी ह्यूमन स्किल्स अवेलेबल है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोल रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट बोल रहा है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है और वेलबींग है नेशन के ह्यूमन कैपिटल का। इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमें बोल रहा है कि मैं एक आउटर पिक्चर हूं और जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। On one hand, human capital considers education and health as a means to enhance productive capacity, ठीक है। यही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन और हेल्थ को मेन जो है मींस मानता है किसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्स ह्यूमन बीइंग्स एज द एंड इन इटसेल्फ। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कंसिडर करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद में एक एंड है, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद में इतना सफिशिएंट है, खुद के पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपर्टीज है कि उसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन कैपिटल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और जो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इजी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है आपको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में मिलना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट था ये वेस्ट हो गया। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं बोलता। ह्यूमन डेवलपमेंट को कोई मतलब नहीं है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो या ना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मोटिव है कि एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एक पर्सन जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बने और एक पर्सन जो है वो खुद में ही एक एंड है, ठीक है, मतलब कि एक पर्सन को दूसरों की जरूरत नहीं है। The important difference between human capital and human development is associated with the difference in the motive of investment, ठीक है। ये किसमें, ये जो डिफरेंस है ये हम किसमें देखेंगे? मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल किस मोटिव से इन्वेस्ट कर रहा है? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी से। और ह्यूमन डेवलपमेंट किस मोटिव से इन्वेस्टमेंट कर रहा है? कि एक पर्सन जो है वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट बने। ओके, आई होप कि ये जो इतने पॉइंट्स है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। While human capital focuses on the investment in education and health sector to increase productivity and efficiency of workforce, on the other hand, human development focuses on investment in education and health sector to increase the general well-being and standard and quality of living human capital, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मोटिव से हम लोगों ने डिफरेंस समझाया कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या बोल रहा है कि जो एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया है वो एज एन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मिले। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कर रहा है कि क्या बोल रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप एजुकेशन और हेल्थ पर, ये अल्टीमेटली एक जो पर्सन है उसके वेलबींग में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल हमें सीधा सीधा ये बोल रहा है कि बस जो हमारी जो कंट्री है उसके बेटरमेंट के लिए काम करो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बोल रहा है कि ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है, ओके, ये एक पर्सन के वेलबींग के लिए जाना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो मेरा वेलबींग हो, ओके, जब मुझे इन रिटर्न में क्या मिले? मेरा वेलबींग मिले, मेरा इंक्रीज्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मिले, तो मेरा एक प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। और अगर मैं कंट्री के लिए वर्क कर रही हूँ, मतलब कि मेरे खुद के वेलबींग के लिए वर्क नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्री की इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क कर रही हूँ, तो वो हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझे कि जब स्टूडेंट्स मैं अपने वेलबींग के लिए काम करूंगी, मतलब कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड मुझे बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली मेरा मतलब मेन एम क्या हो गया कि मुझे अपनी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी है। इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, इसका मतलब कि मैं और अच्छे से वर्क करूंगी। वर्क अच्छे से करूंगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इस कंट्री की वो इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि अगर एक ह्यूमन का सही वे में डेवलपमेंट हुआ है तो वो एज अ ह्यूमन कैपिटल प्रूव होगा ही, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल ये बोलता है ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, तो अगर मेरा अच्छे से डेवलपमेंट हुआ होगा तो मैं इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में जो हूं अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करूंगी ही। ओके,
If investment fails to increase the efficiency and income earning capacity, then human capital regards the investment to be unproductive. ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसकी वजह से जो एक पर्सन है वो जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया अगर उसकी वजह से हमें इंक्रीज्ड एफिशिएंसी या इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी या जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी अगर उसमें हमें इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है तो वो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ये कंसिडर करता है कि ये इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव था, ये जो इन्वेस्टमेंट था वो वेस्टफुल था। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं बोलता। ह्यूमन डेवलपमेंट advocates in favor of such investments even though these had failed to bring out higher productivity and efficiency. Human development protects every individual's right to get education and lead to a healthy लाइफ। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं बोलता कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो वेस्टफुल रहे। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मोटिव ये है या ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मतलब हम ये बता सकते हैं कि हर एक पर्सन को एजुकेशन मिले, हर एक पर्सन को प्रॉपर जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो मिले, भले ही उसकी वजह से आपको कोई इंक्रीज्ड रिटर्न इन प्रोडक्टिविटी मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हम बोलेंगे कि एक आउटर सिनेरियो है और उसका एक पार्ट क्या हो गया, हमारा ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है, बहुत ही हम बोल सकते हैं कि रिलेटेड वर्ड्स हैं लेकिन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ में हम लोगों ने अपना जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया। ठीक है, इस पार्ट 1 में हमने अपने 4 क्वेश्चंस देखे हैं। अब जो इसके बाद में हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग अपना पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।